Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So again, today in this video, we are going to continue our second chapter of class 12 history book and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So ये वीडियो इस चैप्टर का 7th पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 6.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 6 में हमने इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 6 को स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था टाउन्स एंड ट्रेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 6 के पहले दो सब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के न्यू टाउन्स यानी कि न्यू सिटीज के बारे में जाना था। सो इस टॉपिक में हम लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड के बारे में जानेंगे। सो टॉपिक नंबर 6 का जो तीसरा सब टॉपिक है तीसरे सब टॉपिक को ही हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेड हुआ था, जो व्यापार हुआ था, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड ना सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे बल्कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर में यानी कि दूसरे कंट्रीज में, दूसरे राज्यों में जो ट्रेड हुआ था, जो व्यापार हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ट्रेड रूट्स के बारे में बता रखा है ना। व्हाट आर ट्रेड रूट्स? सो रूट्स का मतलब होता है कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग। सो ट्रेड रूट का मतलब होता है ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग जहां से ट्रेड किया जाता है, जहां से व्यापार किया जाता है। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ट्रेड रूट के बारे में ही बता रखा है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से रास्तों से ट्रेड किया जाता था। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें यह बता रखा है कि 6th सेंचुरी BCE के बाद से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लैंड एंड रिवर रूट्स देखने को मिलते हैं। सो लैंड रूट्स का मतलब होता है ऐसे रास्ते जो कि लैंड से होते हुए जाते हैं, ज़मीन से होते हुए जाते हैं। सो ज़मीन के रास्तों को या फिर ज़मीन के मार्गों को ही लैंड रूट्स कहा जाता है। एंड दूसरा है रिवर रूट्स, यानी कि नदी से होते हुए जो रास्ते जाते हैं, जो मार्ग जाते हैं, उसी को रिवर रूट्स कहा जाता है। सो 6th सेंचुरी BCE के बाद से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लैंड एंड रिवर रूट्स देखने को मिल रहे थे। एंड इवन ये सारे जो लैंड एंड रिवर रूट्स थे वो हमारे पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिस क्रॉस पैटर्न में थे। ना व्हाट इज क्रिस क्रॉस? सो क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को कट करता है। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे लैंड रूट्स थे कि एक जो रास्ता है, एक जो रूट है, वो दूसरे रूट को कट कर रहा था, चाहे हम लैंड की बात करें या फिर रिवर की बात करें। सो रिवर रूट्स भी इतने सारे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे लैंड एंड रिवर रूट्स से ट्रेड होते थे कि हमें पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारे रास्ते क्रिस क्रॉस पैटर्न में देखने को मिलते हैं। एंड ना सिर्फ हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लैंड एंड रिवर रूट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही ये सारे लैंड एंड रिवर रूट्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए थे। यानी कि अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ में देखें या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट में देखें, आपको हर एक डायरेक्शन में लैंड एंड रिवर रूट्स देखने को मिलेगा। सो नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले हमें ओवरलैंड के बारे में बता रखा है। ओवरलैंड यानी कि लैंड रूट्स के बारे में बता रखा है। सो अगर आप हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थन साइड में देखेंगे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड रूट्स था वो सेंट्रल एशिया एंड इवन सेंट्रल एशिया के बियॉन्ड तक फैला हुआ था। एंड दूसरा है ओवरसीज। ओवरसीज यानी कि ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग जो कि समुद्र से होते हुए गुजरते हैं, यानी कि सी रूट्स को या फिर समुद्री रास्तों को ही ओवरसीज कहा गया है। सो अगर हम समुद्री रास्तों की बात करें, सी रूट्स की बात करें, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन में, कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है उसी को कोस्ट लाइन कहा जाता है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन में जितने भी पोर्ट्स है, उन सारे पोर्ट्स से अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे देन पूरे ही अरेबियन सी में आपको सी रूट्स देखने को मिलेगा जो कि ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ था, साथ ही साथ वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। एंड अगर आप ईस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे देन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कोस्ट लाइन के पोर्ट से जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे आपको सी रूट्स देखने को मिलेगा जो कि साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तक फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितना ज्यादा रूट्स हुआ करता था। अगर हम लैंड रूट्स की बात करें या फिर सी रूट्स की बात करें, रिवर रूट्स की बात करें, आपको हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में ये सारे रूट्स देखने को मिलेंगे। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये सारे रूट्स देखने को मिलेंगे ही साथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर, यानी कि चाहे आप ईस्ट या फिर नॉर्थ अफ्रीका की बात करो, वेस्ट एशिया की बात करो, साउथ ईस्ट एशिया की बात करो या फिर चाइना की बात करो, समुद्र के रास्तों के द्वारा भी हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडर्स थे वे लोग ट्रेड किया करते थे। इसको हम लोग एक बार पिक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड रूट्स देखने को मिलता है।
सो इन दिस मैप यू कैन क्लियरली सी ऑल द इम्पॉर्टेंट लैंड एंड सी रूट्स जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से दूसरे कंट्रीज में दूसरे रीजन में फैले हुए थे। जैसे कि अगर आप हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थन साइड में देखेंगे, सो नॉर्थन साइड में ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका है एंड उसके भी बियॉन्ड, उसके भी आसपास के जो इलाके हैं, सो वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लैंड रूट्स देखने को मिलेगा। सो ये जो रेड रेड कलर का आपको रास्ता दिख रहा है, ये इम्पॉर्टेंट लैंड रूट्स हुआ करते थे पहले के टाइम पीरियड के दौरान। जिन सारे रूट से, जिन सारे रास्तों से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो ट्रेडर्स होते थे वो लोग ट्रैवल किया करते थे। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडर्स बेसिकली इन्हीं सारे रास्तों का यूज़ करते थे सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए एंड सेंट्रल एशिया के आसपास के रीजन में ट्रेड करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि लैंड रूट्स का इवन इस्तेमाल किया जाता था चाइना जैसे देशों से ट्रेड करने के लिए भी। एंड नाउ अगर हम इंपॉर्टेंट सी रूट्स की बात करें, सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कोस्टल इलाकों में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिखेंगे, सो उन सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स से होते हुए अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे, देन वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये जो अरेबियन सी है, सो अरेबियन सी से होते हुए आपको पूरा मेडिटेरियन सी तक रूट्स देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट सी रूट्स देखने को मिलेगा। सो पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड जो वेस्ट एशिया है, सो ये जो रूट्स होते थे, ये जो सी रूट्स होते थे, समुद्री रास्ते होते थे, सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाकी के देशों के साथ कनेक्ट करता था। एंड अगर आप ईस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो बे ऑफ बंगाल है, सो बे ऑफ बंगाल से होते हुए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स देखने को मिलेंगे जो कि पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है एंड इवन चाइना का जो इलाका है, सो वहाँ तक कनेक्टेड था। यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन सारे देशों के साथ कनेक्ट करता था ये सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले के टाइम पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स होते थे। सो दो तरीके के ट्रेड रूट होते थे, पहला है लैंड रूट एंड दूसरा है सी रूट। सो अगर आप लैंड रूट की बात करें, सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड रूट था वो आपको सेंट्रल एशिया एंड उसके आसपास के रीजन में देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इंपॉर्टेंट सी रूट की बात करें, सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपको इंपॉर्टेंट सी रूट्स भी देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, जो कि नॉर्थ अफ्रीका को, वेस्ट एशिया को एंड ईस्ट अफ्रीका को कनेक्ट करता था। एंड ईस्टर्न डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल से होते हुए पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया को एंड चाइना को कनेक्ट करता था। सो नाउ अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी रूलर्स थे, जितने भी राजा थे, सो वो ट्राई करते थे कि ये सारे जितने भी ट्रेड रूट्स है, यानी कि चाहे हम लैंड रूट की बात करें, रिवर रूट की बात करें या फिर सी रूट की बात करें, सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मार्ग है जिनके द्वारा ट्रेड किया जाता था, सो इन सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। सो इन सारे रूट्स में ट्रेवल करने वाले जितने भी ट्रेडर्स होते थे, सो उन सारे ट्रेडर्स के ऊपर राजा जो होता था वो टैक्स को इम्पोज करता था। उन सारे ट्रेडर्स से राजा पैसा मांगता था एंड बदले में उन्हें प्रोटेक्शन ऑफर करते थे। यानी कि ये सारे जो रूलर्स होते थे जो इन सारे इंपॉर्टेंट रूट्स को कंट्रोल किया करते थे, सो इन सारे रूट्स में ट्रेवल करने वाले जितने भी ट्रेडर्स होते थे, सो उन सारे ट्रेडर्स से जो रूलर होता था वो टैक्स मांगता था, वो पैसा मांगता था एंड बदले में ये कहता था कि आपको मैं प्रोटेक्शन ऑफर करूंगा। यानी कि आपका जितना भी गुड्स वगैरह है जिसको आप ट्रेड करना चाहते हो, सो आपका जो गुड्स का प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी का जो ड्यूटी है वो मेरा है, उसके बदले में आप मुझे पैसा दो, आप मुझे टैक्स प्रोवाइड करो एंड बदले में मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। सो इसी वजह से जो राजा होते थे वो इन सारे इंपॉर्टेंट रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह मिलता था ट्रेडर्स से। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने ट्रेड रूट्स के बारे में जाना। सो 6th सेंचुरी BC के बाद से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ट्रेड रूट्स देखने को मिल रहे हैं। सो ट्रेड रूट्स देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ट्रेड भी हो रहे थे। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स एंड सी रूट्स के बारे में भी जाना एंड एट द लास्ट हमने ये जाना कि रूलर्स इन सारे रूट्स को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे। ना नेक्स्ट हमें ट्रैवलर्स के बारे में बता रखा है, यानी कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट लैंड, रिवर या फिर जो सी रूट्स है, सो आखिर इन सारे रूट्स में कौन कौन व्यक्ति जो होते थे, कौन कौन जो ट्रेडर्स होते थे वो ट्रैवल किया करते थे। सो आपके बुक में ऐसे 3 तरह के व्यक्तियों के बारे में बता रखा है जो कि इन सारे इंपॉर्टेंट रूट्स का इस्तेमाल करते थे, इंपॉर्टेंट रास्तों का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। सो पहला है पैडलर्स। सो पैडलर्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि पैदल ही ट्रेवल करते हैं, पैदल ही सफ़र करते हैं। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी पैडलर्स थे, सो वे सारे ही पैडलर्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे, ज़मीन के रास्तों का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए।
सो पैडलर का अगर आप हिंदी मीनिंग देखोगे देन इसका मतलब होता है फेरी वाला। सो पैडलर बेसिकली ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि पैदल ही सफर करता है और हर एक जगह पे वो खुद अपने गुड्स को सेल करता है। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जितने भी पैडलर्स थे सो वे सारे ही लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड करने के लिए और ट्रेवल करने के लिए। ना नेक्स्ट है मर्चेंट्स। सो मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मर्चेंट्स थे, जितने भी व्यापारी थे, सो वे सारे व्यापारी भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। सो ये सारे जो मर्चेंट्स होते थे वो बेसिकली अपने बुलक कार्ट से ही ट्रेड किया करते थे, अपने बुलक कार्ट से ही ट्रैवल किया करते थे। बुलक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ी। साथ ही साथ ये सारे जो मर्चेंट्स होते थे वो ट्रेड करने के लिए पैक एनिमल्स का भी इस्तेमाल करते थे। ना व्हाट आर पैक एनिमल्स? सो पैक एनिमल्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो कि लोड्स को कैरी करता है, सामानों को कैरी करता है। सो अब उस टाइम पीरियड में ट्रेन या फिर ऐसे व्हीकल्स तो नहीं थे जिन सारी गाड़ियों में जो व्यापारी होता है वो अपने सारे ही गुड्स को लोड कर देता है। सो बेसिकली पहले के टाइम पीरियड में बुलक कार्ट्स का या फिर ये सारे जो पैक एनिमल्स होते हैं सो इन्हीं का यूज किया जाता था ट्रेड करने के लिए। सो इन सारे एनिमल्स के ऊपर जो भी गुड्स वगैरह होता है उसको लोड कर दिया जाता है एंड फिर ये सारे जो एनिमल्स होते थे वो लॉन्ग डिस्टेंस में उन सारे गुड्स को कैरी किया करते थे। सो इस तरीके से ही पहले के टाइम पीरियड में ट्रेड किया जाता था। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स है, ट्रेड रूट्स है, ये मर्चेंट्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था। एंड तीसरा है सी फेरर्स। सो सी फेरर्स बेसिकली ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि सी में यानी कि समुद्र में रेगुलरली ट्रेवल किया करते हैं। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी सी फेरर्स थे सो वे लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सी रूट्स का यानी कि समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते थे ट्रेवल करने के लिए एंड फिर ट्रेड करने के लिए। सो इन सारे सी फेरर्स का जो समुद्री यात्रा होता था, जो जर्नी होता था, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता था। सो रिस्की होने के साथ साथ वे सारी जर्नीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता था, यानी कि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे, सक्सेसफुल मर्चेंट्स यानी कि ऐसे मर्चेंट्स, ऐसे व्यापारी जो कि बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। सो ऐसे मर्चेंट्स को इंडिकेट करने के लिए तमिल लैंग्वेज में मसत्तुवन टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ प्रकृत लैंग्वेज में सेथिस या फिर सतवाहस टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। सो ये सतवाहस है, अब सतवाहना रूलर्स को मत समझ लीजिएगा। सो सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए तमिल लैंग्वेज में मसत्तुवन टर्म का इस्तेमाल किया जाता था और प्रकृत लैंग्वेज में सेथिस या फिर सतवाहस टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। एंड ये सारे जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा रिच होते थे, बहुत ज़्यादा धनी होते थे। सो विद दिस हमने ट्रैवलर्स के बारे में भी जान लिया कि ऐसे कौन लोग होते थे जो कि इन सारे इंपॉर्टेंट लैंड एंड सी रूट्स का इस्तेमाल किया करते थे। ना नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा है, यानी कि ये जो इतना ट्रेड होता था, इतना जो व्यापार होता था, आखिर कौन सारे प्रोडक्ट का ट्रेड किया जाता था, ऐसे कौन से गुड्स होते थे जिसका ट्रेड होता था, जिसका व्यापार होता था। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे गुड्स थे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिसका ट्रेड किया जाता था, जिन सारे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैरीड किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर एंड मेडिकल प्लांट्स। सो इन सारे प्रोडक्ट का या फिर इन सारे गुड्स का ट्रेड किया जाता था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो इन सारे गुड्स को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। सो इन सारे इंपॉर्टेंट गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स के अलावा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड है जिसका ट्रेड किया जाता था, एंड वो है हमारे इंडियन स्पाइसेस। यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी स्पाइसेस थे, जितने भी मसाले थे, सो उन सारे मसालों का, उन सारे स्पाइसेस का भी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में दूसरे कंट्रीज में ट्रेड किया जाता था। एंड स्पेशली जो ब्लैक पेपर है यानी कि जो काली मिर्ची है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था रोमन एम्पायर में। सो रोमन एम्पायर के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि 3 कंट्रीज में फैला हुआ था, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। सो ये जो रोमन एम्पायर था, सो रोमन एम्पायर में हमारे जो स्पाइसेस थे, स्पेशली जो ब्लैक पेपर था, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री से ये सारे जो स्पाइसेस है, जो ब्लैक पेपर है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, व्यापार होता था रोमन एम्पायर के कंट्रीज में। एंड स्पाइसेस के अलावा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टेक्सटाइल है, यानी कि जो क्लोथ्स है, जो कपड़ा है, साथ ही साथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुलसी या फिर नीम, सो इन सारी गुड्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता था दूसरे कंट्रीज़ में, स्पेशली रोमन एम्पायर के कंट्रीज़ में। सो इन सारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अक्रॉस द अरेबियन सी। सो अरेबियन सी के रास्तों से होते हुए इन सारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था
टू द मेडिटेरियन सी जो कि आपको यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका के बीच में देखने को मिलेगा। सो रोमन एम्पायर के एरियाज में, रोमन एम्पायर में जितने भी कंट्रीज हुआ करते थे, सो रोमन एम्पायर के कंट्रीज में इन सारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इन सारे प्रोडक्ट्स का ट्रेड किया जाता था। सो विद दिस हमने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लिया एंड इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 6.3 भी कंप्लीट होता है। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के बारे में जाना, उसके बाद ट्रैवलर्स के बारे में जाना एंड एट द लास्ट हमने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना जिन सारे प्रोडक्ट्स का ट्रेड किया जाता था। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 6.4 कॉइन्स एंड किंग्स। सो इस टॉपिक में हम लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो अर्लीस्ट कॉइन्स थे, जो मुद्राएं थे, सो उन सारे कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि किंग्स के द्वारा इशू किए जाते थे। सो टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक ये जो एक्सचेंजेस होता था, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेड वगैरह होता था, ये बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। सो जैसे कि अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे गुड्स का ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। सो आखिर ये सारे जो ट्रेड होते थे, जो व्यापार होते थे, वो किस तरीके से किया जाता था? सो बेसिकली बार्टर सिस्टम के द्वारा ही ये सारे व्यापार को किया जाता था। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी सामान का जरूरत है, देन अगर मैं किसी भी व्यक्ति से वो सामान ले रही हूँ, देन उसके बदले में मैं अपना कोई भी सामान उस व्यक्ति को दे रही हूँ। सो इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। सो पहले के टाइम पीरियड में जितने भी ट्रेड वगैरह होते थे, जितने भी व्यापार वगैरह होता था, वो इसी सिस्टम के द्वारा होता था, यानी कि गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था। सो ये जो ट्रेड होता था, ये जो एक्सचेंजेस होता था गुड्स का, ये बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। सो कॉइनेज का मतलब वही कॉइन्स ही होता है, सिक्का ही होता है। सो जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिक्कों का इंट्रोडक्शन होता है, जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुद्राएं बनाए जाते हैं, तो इसकी वजह से ये सारे जो ट्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है। क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, सो उसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। सो जरूरी नहीं है कि हर बार जो सामान मुझे चाहिए वो सामान सामने वाले व्यक्ति के पास अवेलेबल हो, एंड अगर सामने वाले व्यक्ति के पास वो सामान अवेलेबल भी होता है, देन जरूरी नहीं है कि जो सामान मुझे देना है उस सामान के बदले में, देन मेरा जो सामान है वो सामान उस सामने वाले व्यक्ति को चाहिए। सो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। सो बार्टर सिस्टम में ये एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि हर एक सिचुएशन में हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन देखने को नहीं मिलता है। सो इसी वजह से पहले के टाइम पीरियड में जो ट्रेड होता था, जो एक्सचेंजेस होता था, सो उसमें हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। बट जब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि सिक्के बनने लगते हैं, दैट मीन्स कि अब जो मनी का यूज़ है वो स्टार्ट हो गया। सो मनी के यूज़ होने की वजह से, कॉइन्स के यूज़ होने की वजह से, वो जो पुराना सिस्टम था बार्टर सिस्टम, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था व्यापारियों को, सो वो जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन मिल गया था व्यापारियों को, एंड वो जो एक्सचेंजेस होता था, वो जो ट्रेड वगैरह होता था, वो बहुत ज़्यादा ईजियर बन जाता है। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे पहला कॉइन है, उस कॉइन का नाम है पंच मार्क कॉइन्स। सो पंच मार्क कॉइन्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पंच मार्क कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते थे जिन सारे कॉइन्स के ऊपर सिंबल्स को पंच किया जाता था, यानी कि सिंबल्स को स्टैम्प किया जाता था, प्रेस किया जाता था। सो पंच मार्क कॉइन्स किस तरीके से बनाया जाता था? सो बेसिकली कोई भी जो मेटल सरफेस होता है, सो उस मेटल सरफेस के ऊपर डिजाइन या फिर सिंबल को प्रेस किया जाता था, पंच किया जाता था या फिर स्टैम्प किया जाता था, जिसकी वजह से उस मेटल सरफेस के ऊपर एक इंप्रेशन बन जाता था सिंबल्स का। सो इन्हीं सारे कॉइन्स को पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे अर्लीस्ट, यानी कि जो सबसे पहला कॉइन था, जिसको मिंट किया गया था, जिसको छापा गया था या फिर जिसको बनाया गया था एंड जिसको यूज किया गया था, यानी कि जिसका इस्तेमाल किया गया था पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए, सो वो था पंच मार्क कॉइन्स। सो पंच मार्क कॉइन्स आखिर किस टाइप के मेटल से बनाया जाता था? सो पंच मार्क कॉइन्स बेसिकली सिल्वर एंड कॉपर मेटल से बनाया जाता था। एंड किस टाइम पीरियड से हमें पंच मार्क कॉइन्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं? सो बेसिकली 6th सेंचुरी बीसी। सो 6th सेंचुरी बीसी की बाद से ही हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिलते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पहला कॉइन है, उस कॉइन का क्या नाम है? सो उस कॉइन का नाम है पंच मार्क कॉइन्स, जो कि बेसिकली सिल्वर एंड कॉपर मेटल से बनाया जाता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे साइट से, यानी कि बहुत सारे पार्ट से एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान इन सारे पंच मार्क कॉइन्स को रिकवर किया है, यानी कि डिस्कवर किया है। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी न्यूमिस्मेटिक्स थे, सो न्यूमिस्मेटिक्स किन लोगों को कहा जाता है? सो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है। सो न्यूमिस्मेटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉइन्स।
कॉइन्स के स्टडी को ही न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। सो कॉइन्स के स्टडी में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है? सो कॉइन्स का स्टडी करना दैट मीन्स कि कॉइन्स के ऊपर जिस भी स्क्रिप्ट में, जिस भी लिपि में जो कुछ भी लिखा गया है उसको स्टडी करना, साथ ही साथ कॉइन्स के ऊपर जो कुछ भी इमेजेस बने हुए हैं सो उन सारे इमेजेस को अच्छी तरीके से एनालाइज करना, उन सारे इमेजेस को अच्छी तरीके से स्टडी करना, साथ ही साथ कॉइन्स किस मेटल से बने हुए हैं सो उस मेटल को अच्छी तरीके से एनालाइज करना, साथ ही साथ जिस कंडीशन में या फिर जिस जगह पे हमें वो सारे कॉइन्स मिले हैं, जिस जगह पे वो सारे जो कॉइन्स है वो रिकवर हुए हैं, डिस्कवर हुए, सो इन सारी चीज़ों के स्टडी को ही न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। एंड ऐसे व्यक्ति जो कि न्यूमिस्मैटिक सब्जेक्ट को स्टडी करता है, कॉइन्स को स्टडी करता है, सो उसी व्यक्ति को न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी न्यूमिस्मैटिस्ट थे सो उन्होंने पंचमार्क कॉइन्स को एंड इसके अलावा दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉइन्स है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान मिला है, सो न्यूमिस्मैटिक इन सारे कॉइन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉसिबल कॉमर्शियल नेटवर्क। यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले के टाइम पीरियड में जो कॉमर्शियल नेटवर्क था, यानी कि ट्रेड का, व्यापार का जो नेटवर्क था, सो उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उसी चीज़ को दोबारा से जानने के लिए वो कॉइन्स की मदद लेते हैं, कॉइन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सारे पंचमार्क कॉइन्स के ऊपर जो कुछ भी सिंबल वगैरह बना हुआ है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया, देन उन्हें ये पता लगा कि इन सारे पंचमार्क कॉइन्स में जो भी सिंबल्स बने हुए हैं वो किसी न किसी रूलिंग डायनेस्टीज के साथ लिंक है, किसी न किसी रूलिंग डायनेस्टीज को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मौर्याज यानी कि मौर्यन डायनेस्टी। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सारे जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो बेसिकली किंग के द्वारा ही इशू करवाए जाते थे, किंग के द्वारा ही बनवाए जाते थे। सो पंचमार्क कॉइन्स में हमें कुछ ऐसे सिंबल मिले हैं जिन सारे सिंबल से हमें ये पता चलता है कि ये सारे जो कॉइन्स थे वो बेसिकली किसी भी रूलिंग डायनेस्टी के राजा के द्वारा ही बनाया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर के रूलर्स। सो इससे हमें ये पता चलता है कि पंचमार्क कॉइन्स जो होते थे वो बेसिकली किंग्स के द्वारा ही इशू करवाए जाते थे। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा भी एविडेंस मिला है जिन सारे एविडेंस से उन्हें ये पता चलता है कि पंचमार्क कॉइन्स ना सिर्फ राजा द्वारा बनाया जाता था बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जितने भी सक्सेसफुल या फिर जितने भी रिच मर्चेंट्स थे, जो बैंकर्स थे एंड इवन जो टाउन्स पीपल थे, सो वो लोग भी कुछ कुछ कॉइन्स को इशू करवाया करते थे। सो विद दिस हमने पंचमार्क कॉइन्स के बारे में जान लिया। सो पंचमार्क कॉइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये पहला कॉइन हुआ करता था जो कि हमें 6th सेंचुरी BC के बाद से देखने को मिलता है एंड ये बेसिकली कॉपर या फिर सिल्वर मेटल से ही बनाया जाता था। नाउ जो नेक्स्ट कॉइन है जो कि हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है वो बेसिकली ऐसे कॉइन्स थे जिसमें हमें रूलर का नाम एंड उनका इमेज भी देखने को मिलता है। सो जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो भले ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला कॉइन था बट उन सारे कॉइन्स में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल ही देखने को मिलते हैं, कुछ डिजाइन ही देखने को मिलते हैं। उन सारे कॉइन्स में किसी भी रूलर का नाम नहीं लिखा हुआ था, किसी भी रूलर का इमेज नहीं दिया गया था। बट हमें दूसरा जो कॉइन मिलता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो वो बेसिकली ऐसे कॉइन थे, ऐसे पहले कॉइन थे जिन सारे कॉइन्स में हमें रूलर का नाम भी मिलता है, साथ ही साथ रूलर का इमेज भी मिलता है। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ऐसा पहला कॉइन्स, जिन सारे कॉइन्स में, जिन सारे सिक्कों में हमें रूलर का नाम और उनका इमेज देखने को मिलता है वो बेसिकली इंडो ग्रीक्स के द्वारा इशू करवाया गया था। सो इंडो ग्रीक्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल किया करते थे। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने अपने कंट्रोल को स्टेबलाइज किया था। सो इन्हीं सारे इंडो ग्रीक्स रूलर के द्वारा ऐसे कॉइन्स को फर्स्ट टाइम इशू करवाया गया था जिसमें हमें रूलर का नाम और उनका इमेज देखने को मिलता है। एंड ये सारे जो इंडो ग्रीक्स रूलर थे, सो ये लोग बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2nd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान रूल किया करते थे एंड इसी टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने कॉइन्स को भी इशू किया ना। तीसरा कॉइन जो कि हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है वो है गोल्डन कॉइन्स। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पहला गोल्ड कॉइन्स है, अब हम लोग पहले गोल्ड कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पहला गोल्ड कॉइन्स है, जो पहला सोने का सिक्का है, वो बेसिकली खुशानाज रूलर के द्वारा इशू करवाए जाते हैं 1st सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान। सो इस चैप्टर में हमने खुशानाज रूलर के बारे में पहले भी पढ़ा है। सो खुशानाज रूलर बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल किया करते थे एंड सेंट्रल एशिया में रूल किया करते थे। सो इन्हीं सारे रूलर्स के द्वारा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला गोल्डन कॉइन्स को इशू करवाया गया, पहला गोल्डन कॉइन्स को बनवाया गया लगभग 1st सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि खुशाना एम्पायर के जो कॉन्टेम्पोररी एम्पायर थे, सो कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है जिस टाइम पीरियड में खुशाना एम्पायर एग्जिस्ट करता था, सो उसी सेम टाइम पीरियड में जो दूसरे एम्पायर एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोमन एम्पायर एंड पार्थियन एम्पायर। सो रोमन एम्पायर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोप,
नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में फैला हुआ था, एंड जो पार्थियन एम्पायर था वो बेसिकली ईरान में फैला हुआ था। सो ये दोनों ही एम्पायर खुशाना एम्पायर के कॉन्टेम्पोररी एम्पायर थे। सो इन सारे एम्पायर में रूल करने वाले जो एम्पायर्स थे, जैसे कि रोमन एम्पायर में रूल करने वाले जो रोमन एम्पायर्स थे एंड पार्थियन एम्पायर में रूल करने वाले जो पार्थियन रूलर्स थे। सो इन दोनों रूलर्स के द्वारा जो भी गोल्डन कॉइन्स अपने अपने एम्पायर में इशू करवाया गया था, सो वो गोल्डन कॉइन एंड खुशानास एम्पायर के रूलर के द्वारा जो गोल्डन कॉइन इशू करवाया गया था। सो इन तीनों ही एम्पायर के गोल्डन कॉइन में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलता है इन देयर वेट, यानी कि इन तीनों ही एम्पायर का जो गोल्डन कॉइन था, सो उन सारे गोल्डन कॉइन का जो वेट था, जो वजन था, उसमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न पार्ट में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल एशिया में, सो नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के कई सारे साइट में आर्कियोलॉजिस्ट को रोमन एम्पायर के गोल्डन कॉइन्स एंड पार्थियन एम्पायर के गोल्डन कॉइन्स देखने को मिले हैं। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि रोमन एम्पायर का, पार्थियन एम्पायर का और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी एम्पायर्स थे, सो इन तीनों ही एम्पायर का एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन स्टेबलाइज था। ये लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। तभी हमें रोमन एम्पायर का गोल्डन कॉइन एंड पार्थियन एम्पायर का गोल्डन कॉइन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कोई भी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो इन सारी जगहों में, इन सारे एम्पायर में एक्सपोर्ट किया गया होगा, एंड बदले में रोमन एम्पायर के जो एम्पायर्स थे या फिर पार्थियन एम्पायर के जो रूलर्स थे, वे लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के व्यापारियों को गोल्डन कॉइन्स दिया करते थे। सो इसी वजह से हमें सेंट्रल एशिया में एंड नॉर्थ इंडिया में रोमन एम्पायर के एंड पार्थियन रूलर के गोल्डन कॉइन्स देखने को मिलते हैं। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्डन कॉइन्स का जो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज था, सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेड हो रहा था, जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, सो उसका जो वैल्यू था वो भी बहुत ज़्यादा था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को साउथ इंडिया के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट में रोमन एम्पायर के गोल्डन कॉइन्स मिले हैं। यानी कि साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिन सारे साइट में जब एक्सकेवेशन किया गया, जब खुदाई की गई, देन आर्कियोलॉजिस्ट को रोमन एम्पायर के गोल्डन कॉइन्स मिले हैं। सो इस एविडेंस से ये प्रूव होता है कि पहले के टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंड रोमन एम्पायर का एक दूसरे के साथ ट्रेड हुआ करता था। तभी हमें रोमन एम्पायर के गोल्डन कॉइन्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं। सो हो सकता है कि साउथ इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वगैरह थे, जैसे कि ब्लैक पेपर, सो इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता होगा, इन सारी चीज़ों का ट्रेड किया जाता होगा रोमन एम्पायर में, एंड इन सारी चीज़ों के बदले में रोमन एम्पायर के जो लोग होते थे वे हमारे इंडियन मर्चेंट्स को, इंडियन व्यापारियों को गोल्डन कॉइन्स प्रोवाइड करते थे। सो इससे हमें और एक चीज़ पता चलता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड का जो नेटवर्क था, व्यापार का जो नेटवर्क था, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल बाउंड्रीज में ही कन्फाइंड नहीं था, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, लिमिटेड नहीं था, बल्कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा दूसरे देशों के साथ भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो व्यापारी थे वे लोग ट्रेड किया करते थे। तभी हमें इतने सारे इंपॉर्टेंट लैंड एंड सी रूट्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें ऐसे बाहर के देशों से या फिर बाहर के राज्यों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉइन्स वगैरह हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया तो रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हमें रोमन एम्पायर का गोल्डन कॉइन साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। सो इससे ये एकदम प्रूफ हो जाता है कि रोमन एम्पायर का एंड साउथ इंडिया का एक क्लोज कनेक्शन था थ्रू ट्रेड, यानी कि व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, ये दोनों ही जो रीजन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। सो विद दिस हमने तीसरे इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में भी जान लिया, जो कि पहला गोल्डन कॉइन था जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इशू किया गया था बाय द खुशानास रूलर। ना जो फोर्थ कॉइन है जो कि हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, सो वो कॉइन है योधया कॉइन। सो आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं, जिन सारे एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जितने भी ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, ट्राइबल यानी कि ऐसे लोग जो कि बेसिकली ट्राइब्स में रहा करते थे, सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जितने भी ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, सो वे सारे लोग भी कुछ कुछ कॉइन्स को इशू करवाया करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड पंजाब में रहने वाले जो योद्यास ट्राइब के लोग थे, सो ये सारे लोग अपने कॉइन्स को इशू करवाया करते थे। सो इसीलिए इन सारे कॉइन्स का जो नाम है वो योद्या कॉइन्स रखा गया बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, एंड ये चीज़ हमें बेसिकली 1st सेंचुरी CE के बाद से देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 1000 ऑफ कॉपर कॉइन्स को डिस्कवर किया है, एक्सकेवेट किया है, जो कि बेसिकली योद्यास द्वारा इशू करवाया गया था। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो योद्यास है ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ट्रेड वगैरह में, ये लोग भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे। सो भले ही ये लोग ट्राइबल पीपल थे, बट फिर भी ये लोग ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तभी इन्होंने अपना खुद का कॉइन्स को इशू करवाया।
एंड नाउ अगर हम फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉइन की बात करें जो कि हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, सो वो है स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स। सो गोल्ड कॉइन्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। सो वो जो गोल्ड कॉइन्स था वो पहला गोल्ड कॉइन था जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली खुशानास डायनेस्टी के रूलर के द्वारा इशू करवाया गया था ना। यहाँ पे जिस गोल्डन कॉइन की बात की गई है ये बहुत ही स्पेक्टिकुलर यानी कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया गोल्डन कॉइन्स की बात की गई है। सो कुछ जो स्पेक्टिकुलर गोल्डन कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो बेसिकली गुप्ता रूलर्स के द्वारा इशू करवाया गया था। यानी कि गुप्ता एम्पायर के जितने भी इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स थे, सो उनके द्वारा ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ बहुत ही स्पेक्टिकुलर यानी कि बहुत ही शानदार गोल्डन कॉइन्स को इशू करवाया जाता है। एंड इनफैक्ट पहले के टाइम पीरियड में जितने भी गोल्डन कॉइन को इशू करवाया गया था वो अपने प्योरिटी के लिए ही रिमार्केबल था। यानी कि पहले के टाइम पीरियड में जितने भी गोल्डन कॉइन्स को बनाया गया था, सो वो सारे ही गोल्डन कॉइन्स अपने प्योरिटी के लिए ही जाना जाता था। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का ही, सिर्फ और सिर्फ सोने का ही इस्तेमाल किया जाता था उन सारे कॉइन्स को बनाने के लिए। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, सो हमें कुछ ऐसे गोल्डन कॉइन्स देखने को मिले जिन सारे गोल्डन कॉइन्स में कुछ चीपर मेटल का भी इस्तेमाल किया गया था। वो जो प्योरिटी था वो प्योरिटी हमें धीरे धीरे कम होते देखने को मिला। बट शुरुआत के जो गोल्डन कॉइन्स थे वो बेसिकली अपने प्योरिटी के लिए ही जाने जाते थे। सो ये जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे हम गोल्डन कॉइन्स की बात करें, पंच मार्क कॉइन्स की बात करें या फिर ऐसे कॉइन्स की बात करें जो कि ट्राइब पीपल के द्वारा इशू करवाया जाता था, सो ये जितने भी कॉइन्स थे ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन को, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो ट्रेड होता था, जो एक्सचेंज होता था, उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ईजियर बना देता था। एंड इसका जो बेनिफिट होता था वो इवन किंग को भी होता था। सो आखिर किंग को किस तरीके से बेनिफिट होता था इन सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से? इन सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या फिर ट्रांजैक्शन से तो व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। सो इससे किंग्स को किस तरीके से बेनिफिट मिलता था? सो मान लीजिए कि किसी भी किंगडम, किसी भी राज्य में रहने वाले जितने भी व्यापारी है, जो ट्रेडर है, जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इन सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से, सो उस किंगडम को रूल करने वाले जो किंग है वो ऑफकोर्स उन सारे व्यापारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस को इम्पोज करेंगे। सो इसके थ्रू किंग को भी बेनिफिट मिलता था। सो विद दिस हमने पांचों ही इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में जान लिया जो कि हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शुरुआती टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 6th सेंचुरी सीई के बाद से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी गोल्डन कॉइन्स मिल रहे थे, सो उनका जो नंबर था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्डन कॉइन्स का कम मिलना, क्या ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से हमें गोल्डन कॉइन्स बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है? सो इसी का आंसर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। सो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हिस्ट्री में कुछ भी जो आंसर है वो हमें एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट नहीं मिलता है। हिस्टोरियन से बहुत ज़्यादा एजम्पशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, अपना अपना ओपिनियन देता है कि मे बी ये सारे रीज़न होते होंगे, ये सारे कारण होते होंगे जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। सो सिमिलरली इस केस में भी हिस्टोरियंस ने ही कुछ एजम्पशन लगाए हैं, कुछ अनुमान लगाए हैं कि मे बी ये सारे कारण होते होंगे जिसकी वजह से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्डन कॉइन्स का जो नंबर है, जितने नंबर में गोल्डन कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रहे थे, सो उसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। सो अगर हम पहले एजम्पशन या फिर पहले रीजन की बात करें, सो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना था, कुछ हिस्टोरियंस ने ये सजेस्ट किया कि उस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 6th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया था, यानी कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड हो रहा था, जिसकी वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। सो अगर ये जो ट्रेड था जिसकी वजह से हमें इतने सारे गोल्डन कॉइन्स देखने को मिल रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो जिस वजह से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे गोल्डन कॉइन्स देखने को मिल रहे थे, यानी कि बेसिकली ट्रेड की वजह से ही, ट्रेड ही वो रीज़न था जिसकी वजह से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे गोल्डन कॉइन्स देखने को मिल रहे थे। सो जब ट्रेड जो था वही डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऐसे स्टेट, ऐसे कम्युनिटीज़ या फिर ऐसे रीजन जो कि बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस हो गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे ट्रेड की वजह से, सो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया। एंड जो बेनिफिट मिल रहा था ट्रेड की वजह से, सो जो बेनिफिट था वो भी मिलना बंद हो गया। सो ये पहला एजम्पशन था, पहला रीज़न था जो कि हिस्टोरियंस द्वारा लगाया गया कि जिस एम्पायर के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन था वो स्टेबलाइज था, जिस एम्पायर के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो व्यापारी थे वो लोग ट्रेड करते थे, सो जब वो एम्पायर ही कोलैप्स हो गया, उसकी वजह से जो ट्रेड था वो भी डिक्लाइन हो गया। सो अगर ट्रेड डिक्लाइन हो गया, सो इसी वजह से जो गोल्डन कॉइन्स थे वो मिलना भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा कम हो गया ना। दूसरा एजम्पशन या फिर दूसरा रीज़न जो कि हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया वो ये है
कि ये जो टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी सीई का टाइम पीरियड, सो इस टाइम पीरियड में हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कुछ न्यू टाउन्स एंड न्यू नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड का इमर्जेंस देखने को मिल रहा था। सो इसकी वजह से भी हो सकता है कि गोल्डन कॉइन्स का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जिन सारे एरियाज में पहले के टाइम पीरियड में ट्रेड होता था या फिर जिन सारे रास्तों से पहले के टाइम पीरियड में ट्रेड होता था, सो उन सारे एरियाज, उन सारी सिटीज़ एंड उन सारे रास्तों से अब ट्रेड नहीं किया जा रहा था। सो इसी वजह से उन सारे एरियाज में जब एक्सकेवेशन किया गया, देन उन सारे एरियाज में आर्कियोलॉजिस्ट को और ज़्यादा गोल्डन कॉइन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि अब न्यू एरियाज में ट्रेड हो रहा था, न्यू टाउन्स में ट्रेड हो रहा था। एंड जो तीसरा रीज़न या फिर तीसरा एजम्पशन जो कि हिस्टोरियंस द्वारा लगाया गया वो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को भले ही 6th सेंचुरी सी के बाद से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्डन कॉइन्स या फिर जितने भी कॉइन्स है वो नहीं मिल रहे थे, बट इंस्क्रिप्शन या फिर जितने भी टैक्स वगैरह है जो कि हमें उस टाइम पीरियड के दौरान मिले हैं, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन एंड टैक्स में इन सारे कॉइन्स के बारे में बता रखा है। दैट मीन्स कि भले ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान वे सारे गोल्डन कॉइन्स नहीं मिल रहे थे, बट फिर भी उस टाइम पीरियड के दौरान गोल्डन कॉइन्स का इस्तेमाल होता था, तभी हमें इंस्क्रिप्शन एंड टैक्स में गोल्डन कॉइन्स के बारे में पता चलता है। सो इसकी वजह से अगेन हिस्टोरियंस के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गोल्डन कॉइन्स का कम मिलना कहीं इस वजह से तो नहीं है कि उस टाइम पीरियड में गोल्डन कॉइन्स का सर्कुलेशन होता था, बट गोल्डन कॉइन्स हमें होर्ड्स में नहीं मिलते हैं। सो होर्ड्स का मतलब क्या होता है? होर्ड्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि पहले के टाइम पीरियड के जो व्यक्ति थे, अगर वो अपना कोई भी वैल्यूएबल जो सामान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्डन कॉइन्स या फिर गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह, अगर वो अपना कोई भी वैल्यूएबल सामान जो है कहीं पे छिपा के रखता है, मिट्टी के नीचे या फिर किसी भी पॉट वगैरह में छिपा के रखता है, एंड फिर वो छिपाने के बाद में भी किसी वजह से उन सारी जगहों से उन सारी चीज़ों को रिकवर नहीं कर पाता है, एंड फिर बहुत बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट उन सारे रीजन में एक्सकेवेशन करते हैं एंड एक्सकेवेशन के दौरान वो सारा जो छुपा हुआ सामान है जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है, उसी को होर्ड कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि खजाना को ही होर्ड कहा जाता है। खजाना क्या होता है? कहीं पे किसी भी व्यक्ति ने कुछ चीज़ को छुपाया है एंड फिर बाद में हम एक्सकेवेशन करके, खुदाई करके उस चीज़ को खोजते हैं, उसी को खजाना कहा जाता है। हिस्टोरियंस के माइंड में ही एक डाउट आता है कि उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि गोल्डन कॉइन्स था, उसका सर्कुलेशन होता था, यानी कि गोल्डन कॉइन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जाता था, उसका सर्कुलेशन होता था, बट उस टाइम पीरियड के लोग अब गोल्डन कॉइन्स को कहीं पे छिपा के नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान अब और सारे गोल्डन कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं। विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.4 भी कंप्लीट होता है। बाकी का जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।